क्लास 12th CBSE सिलेबस रेफरेंस विद NCERT बुक। इस टॉपिक का आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सिलेक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इंट्रोडक्शन टू सिलेक्शन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन होता क्या है? वेरी सिंपल। Selection is the process of identifying and choosing the best person out of number of prospective candidates for a job. Selection is a process of identifying and choosing the best person. Selection वो process है जिसमें हम ढेर सारे candidates के सामने ढेर सारे जो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास candidates हैं उनको choose करते हैं कि कौन सा best suited है हमारी organization के लिए, हमारे काम के लिए। सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहचानने का, जो CVs आए हैं, जो बायोडाटाज आए हैं, उनको देखना, उनको स्टडी करना, उनको स्टडी करके सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनके क्या क्या इस समय एक्सपीरियंस हैं, क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन है, किस फील्ड में उनकी एक्सपर्टाइज़ है, उसको अपने काम के हिसाब से, अपनी कंपनी में वैकेंट पोजीशन के हिसाब से, उस वैकेंट पोजीशन में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उसका जॉब प्रोफाइल है उस वैकेंट पोजीशन का, उसको कैंडिडेट के प्रेजेंट बायोडाटा, प्रेजेंट एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपर्टाइज़ के साथ मैच किया जाता है। जो मैच करते हुए कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाता है और बुला के फिर अपने पैरामीटर्स पे उनको चेक किया जाता है। चेक करके उनमें से जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको रिक्रूट किया जाता है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। As per Mr. Atur Rahman ji, selection is the screening and filtering process of job applicants who have been invited to apply for the vacant positions through which the process comes to an end. Selection screening and filtering process है। स्क्रीनिंग मतलब आप देख रहे हैं और उसको स्क्रीन कर रहे हैं और फिल्टर करते चले जा रहे हैं। आपने 10 बायोडाटा निकाले, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस हो, या वेबसाइट डेवलपमेंट का, वेब डेवलपर की पोस्ट के लिए आपको पोजीशन चाहिए, 5 साल के एक्सपीरियंस्ड आदमी की। आपके पास 3 साल के एक्सपीरियंस का भी बायोडाटा है, 4 साल के एक्सपीरियंस का भी है, 5 साल के एक्सपीरियंस का भी है, साथ ही साथ 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, हर तरह के एक्सपीरियंस के बंदों का। आपको कौन सी कैटेगरी का बंदा चाहिए, किस एक्सपीरियंस का चाहिए, उसको आप स्क्रीन और फिल्टर करते हैं। एंड हु हैव बीन इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर द वैकेंट पोजीशन थ्रू विच द प्रोसेस कम्स टू, राइट। उसमें से सही बंदा जो है उसको पैरामीटर पे चेक करते हैं और चेक करके फिर उसको उनमें से अपने लिए जो मोस्ट सुटेबल बंदा है उसको सेलेक्ट करते हैं। एज पर मिस्टर वेरिच एंड मिस्टर कून्स, selection is the process of choosing from within the organization, from outside organization or from outside the most suitable person for current position or for the future positions. सिलेक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या बाहर से एक सूटेबल पर्सन को ढूंढते हैं जो करंट वैकेंट पोजीशन है या आने वाले समय पे जो पोजीशन क्रिएट होने वाली है उसके लिए। कोई पोजीशन हमारी वैकेंट है उसके लिए, या जो हमारी नई पोजीशन क्रिएट होने वाली है उसके लिए हम एक सूटेबल बंदे को सेलेक्ट करते हैं। उसी प्रोसेस, उस कंप्लीट प्रोसेस को, स्क्रीनिंग से लेके उसको जॉब ऑफर तक देने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूज़न होगा। करंट पोजीशन तो पता है कि करंट पोजीशन खाली है, इस समय ये जगह खाली है, तो मेरे को यहाँ पे किस कैलिबर, किस टैलेंट का बंदा चाहिए मुझे पता है, वो तो समझ में आ गया। फ्यूचर पोजीशन का क्या मतलब? फ्यूचर पोजीशन का मतलब ये होता है कि जब आपका काम बढ़ता है, जब आपका काम बढ़ता है, कारोबार बढ़ता है, आपके टारगेट्स और ज़्यादा ऊंचे होते हैं, तो काम और कारोबार बढ़ने की वजह से आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। अभी एक डिवीज़न को चलाने के लिए 4 मैनेजर बहुत थे, अब आपका काम बढ़ गया, वर्कफोर्स बढ़ गई, उनको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अब आपको 6 बंदों की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि 2 एक्स्ट्रा पोजीशन, फ्यूचर पोजीशन अभी बनी, पहले से नहीं थी, अब बन गई क्योंकि काम बढ़ गया, कारोबार बढ़ गया, उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन बढ़ गया,
वर्कफोर्स बढ़ गई, उसको कंट्रोल करने के लिए 2 एक्स्ट्रा मैनेजर चाहिए, तो क्या हो गई, फ्यूचर पोजीशन हो गई। करंट पोजीशन क्या है कि आपके 4 मैनेजर्स हैं, उसमें से एक रिज़ाइन करके चला गया, छोड़ के चला गया, या किसी भी कारण से वो जगह खाली हो गई, आपने निकाल दिया, किसी भी एक कारण से वो जगह खाली हो गई, तो वो प्रेजेंट आपकी वैकेंट पोजीशन है, राइट। तो वैकेंट पोजीशन एंड फ्यूचर पोजीशन का कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। उसको भरने के लिए जो पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, उस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैंने बोला कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ लोग एप्लीकेशन मंगाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू लेके उसमें जज कर लेते हैं कि बंदा मेरे मतलब का है या नहीं है, मेरे काम का बंदा है या नहीं है, और उसको ऑफ़र लेटर दे के उसको अपने यहाँ काम पे रख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी होती है, ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत ही प्रोफेशनली ऑपरेटेड होती है, प्रोफेशनली ऑपरेटेड इसीलिए होती है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, उसका साइज, उसका फ्रेमवर्क बहुत बड़ा होता है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर वो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं करेंगे तो हो सकता है वो एक कैपेबल बंदे को सही से ना चुन पाएँ। सिर्फ एक एप्लीकेशन मंगा के इंटरव्यू लेना ही काफ़ी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, तो आपको पोटेंशियल कैंडिडेट को अलग अलग पैरामीटर्स पे चेक करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को, उस सिलेक्शन प्रोसेस में कई स्टेप्स आ जाते हैं। तो हमने तकरीबन मोटे मोटे जो स्टेप्स हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं या जो एप्लीकेबल तरीके हैं, उनमें से जो मोटे मोटे जनरल तरीके हैं वो तरीके हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं या आपकी बुक में मेंशन है। फिर भी कंपनी टू कंपनी हो सकता है उसमें से 2-4 स्टेप और प्लस होते हों, या हो सकता है इसमें से 2-4 स्टेप कम होते हों। कंपनी टू कंपनी, वर्क कल्चर टू वर्क कल्चर, और साथ ही साथ साइज ऑफ द कंपनी, क्वांटिटी ऑफ द कंपनी भी डिपेंड करता है कि वो कितने स्टेप्स का सिलेक्शन प्रोसेस अपना रखता है, उसके पैरामीटर सिलेक्शन के क्या क्या होते हैं। वो इसमें से 2-4 स्टेप ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-4 स्टेप कम भी हो सकते हैं, बट जनरल जो पैरामीटर के प्रोसेस में स्टेप अपनाए जाते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या है कि जो भी बायोडाटाज आए हैं, जो भी आपके सीवीज आए हैं, उनको आप देखते हैं, चेक करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। स्टडी करके ये जज करते हैं कि कौन सा बंदा है कि जिसका कैलिबर, जिसका टैलेंट, जिसका क्वालिफिकेशन, जिसका एक्सपीरियंस और जिसकी एक्सपर्टाइज हमारे वैकेंट पोजीशन, हमारे रिक्वायर्ड जॉब प्रोफाइल से मैच करता है। उन लोगों को अलग करते हैं, और जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको अलग रखते हैं, उनके बायोडाटा और उनके सीवीज़ को अलग रखते हैं, जो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आपके डेटा बैंक के रूप में यूज़ हो जाते हैं, राइट। और उनको स्क्रीन करने के बाद जब हमारे पास कुछ सेलेक्टेड बंदे आ जाते हैं जो आपके जॉब प्रोफाइल, वैकेंट जॉब प्रोफाइल के साथ मैच कर रहे हैं, उनको फिर आप इनवाइट करते हैं अपने यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने के लिए। उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग हम करते हैं सिलेक्शन टेस्ट के साथ। सिलेक्शन टेस्ट भी कई तरीके के होते हैं। जैसे आपका एक सिलेक्शन टेस्ट होता है, आपका ये जो टेस्ट होते हैं ये इन रिटर्न हो सकते हैं, ऑन जॉब हो सकते हैं। ऑन जॉब का मतलब नॉट ऑन जॉब, ऑन मशीन्स, ऑन इक्विपमेंट्स, ऑन टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी आपके यहाँ चल रही है उस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप टेस्ट ले सकते हैं। जो सिस्टम आपके यहाँ चल रहा है उसके ऊपर टेस्ट ले सकते हैं। पेन, पेंसिल, पेपर से ले सकते हैं रिटर्न टेस्ट। कंप्यूटर पे बैठा के ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। तो ये अलग अलग वेज के तरीके से आप उसमें सिलेक्शन टेस्ट आपके बनते हैं। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या है, हम साइकोलॉजिकल चेक करते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं कि किसी भी बंदे का, किसी भी पोटेंशियल एम्प्लॉई का, वो एम्प्लॉई जो आपके वर्क कल्चर के हिसाब से और वर्क प्रोफाइल के हिसाब से मैच कर रहा है, उसका आप इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। उसका इंटेलिजेंस कैसा है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, उसकी सोच कैसी है, किस जगह पे किस तरीके से वो काम करेगा, किस तरीके से काम नहीं करेगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको परेशान कर सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नहीं परेशान कर सकती हैं, उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कैसा है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं। ये चीज़ें हम इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू चेक करने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी टेस्ट हैं इसमें 100% परफेक्शन नहीं होता है, बट काफ़ी हद तक हमको इन चीज़ों से इन पैरामीटर से हमको आइडिया लग जाता है, राइट। उसके बाद आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या हुआ, हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी बंदे के अंदर पोटेंशियल क्या है, कितना पोटेंशियल है नई चीज़ों को सीखने का, नई टेक्नोलॉजी को पकड़ने का, नए काम को सीखने की,
कितनी ताकत है उसमें, कितनी इच्छा है, कितना मन है, कितनी कैपेसिटी है। ये होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। अब मान लीजिए आपने एक बंदा रख लिया, वो बंदे को एक नई टेक्नोलॉजी के साथ फेस करना पड़ा। देखिए हर कंपनी में काम करने का तरीका, काम करने की मशीन्स, इक्विपमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से क्या, अगर उसने एक सर्टेन मशीन पे काम नहीं किया है और उसको एक दूसरे टाइप की मशीन पे काम करना पड़े, तो क्या वो अपने आप को उस हिसाब से ढाल पाएगा, नए काम को सीख पाएगा, नई चीज़ों को पकड़ पाएगा, नई चीज़ों को सीख पाएगा। एक मार्केटिंग का बंदा है, राइट, हमने कहा हमें एक सेल्स का बंदा चाहिए जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो सामान बेचने का, कंज्यूमर गुड्स का। अब कंज्यूमर गुड्स में भी कई वैरायटी होती है। अब सपोज करके वो आदमी कल तक साबुन और शैम्पू बेच रहा था, आज उसको कंज्यूमर गुड में तेल बेचना है। सपोज करके एडिबल ऑयल, खाने का तेल बेचना है। हमारी कंपनी खाने का तेल बनाती है, हमने उस बंदे को रख लिया। वो बंदा बोलेगा मैं तो यार साबुन और वो शैम्पू बेच रहा था। सेगमेंट अलग है, मोर और लेस रिटेलर्स आर सेम, बट बेचने का तरीका अलग है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करने का तरीका अलग है। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट सेल्स और मार्केटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफ़र करती हैं। अगर एप्टीट्यूड टेस्ट में वो पास होता है तो इससे ये साबित होता है कि उसके पास कंज्यूमर गुड्स बेचने का एक्सपीरियंस है। कल की तारीख में हम कोई भी उसको कंज्यूमर आइटम देंगे, वो उसको बेचना सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको चीज़ों को पकड़ने का और चीज़ों को, नई चीज़ों को लर्न करने का उसके अंदर पोटेंशियल है। फिर आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है कि किसी भी आदमी में, किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के सर्टेन कुछ इमोशंस होते हैं, सर्टेन कुछ द वे ही रिएक्ट, सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं, मैच्योरिटी लेवल, ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी टेस्ट में आती हैं। जैसे कोई एक सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में हर आदमी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कोई एक प्रॉब्लम आई है, कोई एक प्रॉब्लम आ गई, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट की हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट की कोई एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम पे हर आदमी का रिएक्शन अलग अलग तरीके का होगा। इसी को पर्सनैलिटी बोलते हैं। उस प्रॉब्लम को लेके हर आदमी के अपने अपने इमोशंस होंगे, वो पर्सनैलिटी में काउंट होती है। हर आदमी की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, सिद्धांत अलग अलग होते हैं। ये ओवरऑल क्या बनाती है, आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। लेवल ऑफ मेच्योरिटी, समझदार होना जिसको हम कहते हैं, लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो है हर किसी का अलग अलग होता है। एज रिमेन्स द सेम, क्वालिफिकेशन रिमेन्स द सेम, आपका टैलेंट, आपकी एक्सपर्टाइज रिमेन्स द सेम। सेम है दो लोगों की, क्वालिफिकेशन भी सेम है, एक्सपर्टाइज भी सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है, बट दोनों का लेवल ऑफ मेच्योरिटी में अंतर होगा। उनकी वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। किसी भी एक सिचुएशन में उनका द वे दे रिएक्ट वो टोटली डिफरेंट होगा। उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस अलग होंगे। तो ये किस चीज़ से चेक किया जाता है? पर्सनैलिटी टेस्ट से चेक किया जाता है। फिर आता है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है कि जो आपके प्रेजेंट स्किल्स हैं, जो आपका प्रेजेंट टैलेंट है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जिस काम में आपकी एक्सपर्टाइज है, उसका टेस्ट करना। जैसे कोई आदमी कहता है जी मेरे को, मैं वेब डिज़ाइनर हूँ, मैं वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो उसका टेस्ट लिया जा सकता है। भाई उसको कंप्यूटर सिस्टम दे दिया जाए है और एक असाइनमेंट दे दिया जाए कि भाई हमको ऐसे ऐसे करके इस फॉर्मेट में ये डिटेल्स के साथ एक वेबसाइट डिज़ाइन करके दिखाओ। आप ट्रेड टेस्ट ले सकते हैं। कोई आदमी कह रहा है कि मैं वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग करता हूँ। आप वेल्डिंग करते हो तो चलिए आप ज़रा वेल्डिंग करके दिखाइए। प्रैक्टिकल टेस्ट जिसको हम कहते हैं। अगर आप वेल्डर हैं तो आपको वेल्डिंग करनी आती होगी तो वेल्डिंग करके दिखाइए। आप उसको वेल्डिंग मशीन देते हैं, जगह देते हैं, क्या चीज़ वेल्ड करनी है वो बताते हैं, फिर आप उसको प्रैक्टिकली वहाँ पे मॉनिटर करते हैं किस तरीके से वेल्ड कर रहा है, किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स ले रहा है, किस तरीके से कनेक्शंस जोड़ रहा है। जो भी वेल्डिंग के से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं वो आप चेक करते हैं कि अगर ये अपने आप को वेल्डर कह रहा है तो वाकई वेल्डिंग का काम जानता है नहीं जानता है। अपने आप को इलेक्ट्रीशियन कह रहा है तो वो वाकई इलेक्ट्रीशियन के काम जानता है, इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड काम को जानता है नहीं जानता है। कोई आदमी अपने आप को इंजीनियर कह रहा है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड उसको जानकारी है नहीं है। ये हम ट्रेड टेस्ट लेते हैं। ट्रेड टेस्ट आपका मशीनों पर भी होता है। कोई आदमी कह रहा है कि मैं एक CNC मशीन है वो बहुत अच्छी चला लेता हूँ, मैं ऑपरेट कर लेता हूँ जी उसको। तो आपके यहाँ जो CNC मशीन है उस पर आप ले जाते हैं, उसको चेक करते हैं कि वाकई वो CNC मशीन को सही से ऑपरेट कर पाता है नहीं कर पाता है। इसको क्या कहते हैं कि उसके अंदर जो स्किल है, जो टैलेंट है, जो एक्सपीरियंस है, उसको टेस्ट करना।
उसकी स्किल्स को टेस्ट करना, उसके काम को टेस्ट करना। फिर आता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। हर किसी का, जैसा मैंने बोला कि पर्सनैलिटी अलग होती है, ऐसी हर किसी के लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग टाइप की चीज़ों में आदमी को शौक़ होता है, किन चीज़ों को वो पकड़ना चाहता है, किन चीज़ों को वो नहीं पकड़ना चाहता है, और उसके इंटरेस्ट का पैटर्न क्या है वो चेक किया जाता है। किस पैटर्न से वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है वो हमको देखना पड़ता है। ये सब चीज़ें इसलिए देखनी पड़ती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग एज अ टोटल हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसके ये सारे फैक्टर्स हमारे काम पे असर डालते हैं। आदमी की पर्सनैलिटी हमारे काम पे असर डालती है, आदमी का इंटरेस्ट क्या है, लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो भी काम में कहीं ना कहीं फ़र्क डालता है। ट्रेड जो है, उसकी जो स्किल्स हैं, जो उसका अपना जो एक्सपीरियंस है वो तो डालता ही डालता है। उसके इमोशंस किस तरह हैं, किस तरह की सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है वो भी डालता है। उसकी साइकोलॉजी क्या है, पॉजिटिव साइकोलॉजी का है, निगेटिव साइकोलॉजी का है, उसकी अप्रोच कैसी है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम पे फ़र्क डालती हैं। इसलिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बड़ी डीपली सिलेक्शन टेस्ट लेती हैं, हर पैरामीटर को बड़े गौर से चेक करती हैं, राइट। इसके बाद होता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो है उसमें इंटरव्यू होता है इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, फेस टू फेस। वो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और 1 to 1 सामने बैठ के भी हो सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है, एक समय था जब इंटरव्यू में सिर्फ एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के बारे में जानना चाहता था, यानी कि जो आदमी नौकरी दे रहा है वही सवाल जवाब करता था और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करता था। उन जानकारियों को जो बायोडाटा और CV में मेंशन किया हुआ है उनसे वेरीफाई करता था कि ये जो कह रहा है ये वही सब है जो इसने ऑलरेडी बायोडाटा में मेंशन किया हुआ है, या ऐसा तो नहीं बायोडाटा में उसने कुछ और लिखा हुआ है और अपने बारे में बता कुछ और रहा है। तो ये चीज़ें इंटरव्यू में चेक होती हैं। आजकल इंटरव्यू का जो मेथड है, जो मेथोलॉजी है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, थोड़ी नहीं काफ़ी चेंज हो गई। इसमें क्या है कि एक एम्प्लॉयर जानने की कोशिश करता है एम्प्लॉई के बारे में, और एक एम्प्लॉई को भी अधिकार होता है कि वो एम्प्लॉयर के बारे में जाने। सिर्फ जो इंटरव्यू ले रहा है वही सवाल पूछता है। आज का ये ट्रेंड नहीं है। आज का ट्रेंड जो नौकरी दे रहा है वो भी सवाल पूछ सकता है, अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा कर सकता है, अपने सवालों के जवाब चाहता है। ऐसी जो नौकरी मांगने आया है वो भी कुछ सवाल पूछ सकता है काम के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, काम के फ्यूचर स्कोप के बारे में, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट काम के बारे में। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को अधिकार होता है कि वो दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करके एक दूसरे को जाने और पहचाने। ये आजकल इंटरव्यू का एक ट्रेंड है। रेफरल एंड बैकग्राउंड चेक, इसके बाद आता है आपने इंटरव्यू ले लिया, फिर आप रेफरल और बैकग्राउंड चेक करते हैं। रेफरल एंड बैकग्राउंड चेक का मतलब उसके बारे में, जिस बंदे को आप एक सीनियर लेवल पे रख रहे हैं या किसी का या कंपनी में रख रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा आप उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसका नाम चेक करते हैं, उसका एड्रेस चेक करते हैं, उसने जो डिटेल्स अपनी दे रखी हैं क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में वो सब चेक करते हैं। इससे पहले वो जहाँ जहाँ नौकरी कर रहा था उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो कंपनी उसने मेंशन कर रखी है वो वाकई कंपनियाँ एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं करती हैं। इससे पहले जहाँ वो जॉब कर रहा था वहाँ से रेफरल लिया जाता है कई बार, जहाँ से वो नौकरी छोड़कर आया है और हमारी कंपनी में नौकरी करने की बात कर रहा है या करना चाहता है, तो हम उससे पहले वाली कंपनी में फ़ोन करके या किसी तरीके से कांटेक्ट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि ऐसा तो नहीं वहाँ से कोई फ्रॉड करके आया है, वहाँ से भाग के आया है, वहाँ कोई नुकसान पहुँचा के आया है या गलत तरीके से आया है। ये हम उसका रेफरल से बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। सब कुछ ठीक है, नियम कानून के हिसाब से आया, जो उसके एग्रीड टर्म्स थे उसी के हिसाब से उसने जॉब छोड़ा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं कोई फ्रॉड करके गया है या कुछ गलत करके भागा है तो ये रेफरल चेक से हो जाता है। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को जब हम चेक करते हैं, जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं फिर हम कंपनी में एज पर रिक्वायर्ड पोजीशन, एज पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमको कितना चाहिए उसका हम सिलेक्शन का डिसीजन लेते हैं कि इन पैरामीटर्स में जो लोग छटते गए उसके बाद जितने लोग हमको चाहिए उतने लोग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उन सब का आजकल एक बहुत ही कंपलसरी हो गया है मेडिकल एग्जामिनेशन लेना। एक ओवरऑल ऊपर से बहुत ज़्यादा इंटरनली नहीं बट फिर भी उनका मेडिकल चेकअप होता है कि फिज़िकली और मेंटली दे आर फिट फॉर दिस जॉब और नॉट। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ मेडिकल एग्जामिनेशन के पीछे लॉजिक क्या है। मेडिकल एग्जामिनेशन की लॉजिक ये है कि आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन में काम कर रहे हैं जहाँ आपको एक बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन चाहिए, बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन चाहिए।
उसमें जो डिजिट्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे लिखे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिट्स हैं, बड़ी जल्दी जल्दी वो रैंडमली आगे पीछे चेंज हो रही हैं उनकी रीडिंग्स, ये सब है। तो आप मेडिकल चेकअप से ये देखते हैं उसकी आई साइट की रेंज क्या है, उसकी आई साइट ठीक है नहीं है, वो उस मशीन पे सही से काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आई साइट की क्या रेंज होनी चाहिए, वो मेडिकल से पता चल जाएगा कि इस पोजीशन में हमें इतना इस आई साइट का बंदा चाहिए, तो मेडिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा। कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ फिज़िकली आपको फिट होना पड़ता है, कुछ ऐसे काम हैं जहाँ फिज़िकल फिटनेस अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम में चल जाते हैं, लेकिन जहाँ पे ऑपरेशनल काम होते हैं, प्रोडक्शन के काम होते हैं, जहाँ लगातार मूवमेंट होता है, वहाँ फिज़िकल फिटनेस मायने रखती है, तो वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में चेक होता है। आपके अंदर कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है कि फिज़िकली एंड मेंटली यू आर फिट फॉर द कंसर्निंग जॉब। उसमें कुछ चीज़ों में, कुछ मेडिकल पैरामीटर्स में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द जॉब प्रोफाइल, किस जॉब के लिए रखा जा रहा है। सपोज़ करके किसी आदमी की थोड़ी सी आँख कमज़ोर है, तो थोड़ी सी आँख कमज़ोर है तो ठीक है भाई, वो सोफिस्टिकेटेड मशीन में काम नहीं कर सकता बट एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकता है, तो अगर उसने एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन के लिए अप्लाई किया है तो उसको वहाँ रखा जा सकता है, उसको वहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। तो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद हम उसको जॉब ऑफ़र करते हैं कि भाई ये आइए, हम आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, आपको नौकरी पे रखा गया, आपको ये आपके लिए ये पोजीशन है, और उसके बाद फिर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है जो कंपनी इशू करती है। कंपनी एक लेटर इशू करती है जो पहले एक ज़माने में सिर्फ एक पेज का होता था, आजकल बहुत नंबर ऑफ़ पेजेस का होता है, क्योंकि काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखी रहती हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी, आपके इंसेंटिव क्या होंगे, आपके अलाउंसेस क्या होंगे, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको क्या काम करना है, किस डिजिग्नेशन में काम करना है, राइट। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। कल अगर आप नौकरी छोड़ के जाते हैं तो किस कंडीशन में जाएंगे और कैसे जाएंगे। ये नहीं कि आपने फ़ोन किया जी मैं कल से नहीं आ रहा हूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एक सर्टेन रेजिग्नेशन पीरियड होता है कि आप कम से कम 1 महीना पहले, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले आपको प्रायर इंटीमेट करेंगे कि हम 30 दिन बाद नौकरी छोड़ रहे हैं, या 60 दिन बाद छोड़ रहे हैं, या 90 दिन बाद छोड़ रहे हैं, एज पर कंपनी पॉलिसी जो रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा रहता है। इसी तरह कंपनी अगर आपको जॉब से निकाल रही है तो टर्मिनेशन के भी पॉइंट्स होते हैं उसमें मेंशन कि हम किन किन कंडीशंस में आपको जॉब से हटा सकते हैं, और उसका क्या टर्म, मतलब कंपनी भी बाउंड होती है, ये नहीं कह सकती कि हम इमीडिएटली आपको हटा सकते हैं बिल्कुल कि कल से मत आइए, कल से मत आइए। ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है, वो एक्सट्रीम कंडीशन भी टर्मिनेशन लेटर में मेंशन रहती है कि ऐसा कब हो सकता है कि हम आपसे ये कह देंगे कि कल से मत आइए। नॉर्मल पोजीशन में आपको टर्मिनेट करने का भी एक पीरियड होता है कि आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा कि भाई 1 महीने बाद आप प्लीज़ 1 महीने में अपनी व्यवस्था कर लीजिए, या 60 दिन में अपनी व्यवस्था कर लीजिए। ये नॉर्मल कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन हो गया। एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन भी मेंशन रहता है कि किन किन कंडीशन में हो सकता है हम आपको इमीडिएटली बाहर कर दें। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। ये होता है, इसको म्यूचुअली दोनों लोग साइन करते हैं, एम्प्लॉयर भी साइन करता है और एम्प्लॉय भी साइन करता है। इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स की भी ज़रूरत होती है, वो डॉक्यूमेंट पेपर्स भी इसमें अटैच कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। एफिडेविट्स हो सकते हैं, आपकी मार्कशीट्स की कॉपी हो सकती हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें उसके साथ पेपर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और दोनों पार्टीज इसमें साइन करती हैं, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी। इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। तो ये सिलेक्शन टॉपिक हमारा यहाँ पे अब ख़त्म हुआ। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप राइटिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, बाय।